आज तो 2024 शुरू करना हम लोगों ने, व्हिच इज अबाउट एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिसिस क्या होता है? एनालिटिकल का जो वर्ड तो इस्तेमाल होता है एनालिसिस के लिए। एनालिसिस क्या होता है? किसी चीज को एनालाइज करना। एनालाइज करने का मतलब क्या होता है, हमने वो पढ़ना है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री का मकसद क्या है, इसमें हम क्या चीज पढ़ते हैं। ये भी केमिस्ट्री एक ब्रांच है, ठीक है। जिस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच है, इस तरह एनालिटिकल केमिस्ट्री भी एक केमिस्ट्री एक ब्रांच है। इन तमाम ब्रांचेस के नाम और आपने काम पढ़े थे 9th क्लास के जो बुक थी केमिस्ट्री की, इसके फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पेज पे यही लिखा हुआ था, केमिस्ट्री सारी ब्रांचेस लिखी हुई थी, ठीक है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री हम क्या करते हैं, हम करते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, सपोज देखें कि आपको कोई मिक्सचर दिया, कोई कंपाउंड दिया गया, ठीक है। आपको फाइंड करना है, दो चीजें फाइंड करने हैं। फर्स्ट वन इज कि वो जो मिक्सचर है, आपको जो मिक्सचर दिया हुआ है, उसकी आपने दो एनालिसिस की करना है। एक आपने करनी है उसकी क्वालिटेटिव और एक करनी है आपने क्वांटिटेटिव। ये ले, ठीक है। दो तरह की इसकी एनालिसिस है, ठीक है। मैं कह रही हूँ क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। चलिए, इसको समझाने के लिए आप ये एग्जांपल ले लें क्रोमेटोग्राफी वाली। जो इंक आप यूज करते हैं, पेन में यूज करते हैं, जो इंक वाले पेन होते थे, आप तो बार बार यूज करते हैं। जो ब्लू इंक होती है, ब्लैक होती है। अब आपके पास ये जो ब्लैक और ब्लू इंक होती है, डिफरेंट कलर का कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कलर का मिक्सचर होती है, ठीक है। जैसे कि सपोज अगर आप ब्लैक इंक लेते हैं, तो ब्लैक के अंदर रेड, ब्लू और ग्रीन, ये तीन कलर मिक्स होते हैं तो आप बस ब्लैक इंक बनती है। जो आप ब्लैक इंक यूज करते हैं उसकी बात करें, ठीक है। आप बस रेड, ब्लू और ग्रीन, क्योंकि अगर आप ब्लैक को देखें तो ब्लैक प्राइमरी कलर, आपने प्राइमरी कलर पढ़े हुए हैं। प्राइमरी कलर ब्लैक और प्राइमरी कलर नहीं, ब्लैक जो है वो सेकेंडरी कलर है, जो किन कलर से मिलकर बनता है। ये प्राइमरी कलर रेड, ब्लू और ग्रीन, ठीक है। तो हमारे पास जो ब्लैक कलर है वो मिक्सचर है तीन कंपाउंड का, तीन कलर का। आपको सपोज आपको जो है, आपको ब्लैक कलर की इंक दी गई है, आपको ये फाइंड करना है कि उस ब्लैक कलर का जो एक मिक्सचर कह रहे हैं हम, उस मिक्सचर के अंदर कौन कौन सी कंपोनेंट है। पहली बात फाइंड करनी है आपने, कौन कौन से कंपोनेंट है। ये हमारे पास क्या होगी, क्वालिटेटिव एनालिसिस, कि हमें जो मिक्सचर दिया गया है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट हमने पहले ये फाइंड करना है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव, हम उसकी क्वालिटी फाइंड कर रहे हैं। फिर हमने ये फाइंड करना है कि इस ब्लैक कलर के इंक के अंदर जो ब्लैक कलर का मिक्सचर दिया गया हमें, इसके अंदर कंपोनेंट कितनी कितनी अमाउंट है, रेड के अमाउंट कितनी है, ग्रीन के अमाउंट कितनी है, ब्लू के अमाउंट कितनी है। तो हम वो क्वांटिटी फाइंड कर रहे हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो हम क्या मेन फाइंड करते हैं कि हमें जो भी कंपाउंड, जो भी हमें मिक्सचर दिया गया होता है अननोन, आपको कोई अगर मैं व्हाइट कलर का सोल्यूशन लाजमी नहीं कि वाटर को व्हाइट कलर को मैं साड़ ले दूं तो आपको देख के नहीं बता सकते, क्योंकि मैंने बताया था वो पहली दफा कि आपके पास मोस्टली जितने भी कंपाउंड आप लैब में देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली व्हाइट कलर के होते हैं, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए आप पहले ये चेक करना होता है कि आपको जो मिक्सचर दिया गया उसमें कौन कौन से कंपोनेंट या कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है और उस कंपोनेंट की कितनी अमाउंट है। तो ये दोनों चीजें क्या होती है, हम एनालिसिस कहते हैं। अगर आप ये फाइंड करें कि कौन सा कंपोनेंट है तो वो क्या होगी, क्वालिटेटिव एनालिसिस। लेकिन अगर आपको ये पता है कि इसमें फलां कंपोनेंट प्रेजेंट है लेकिन उसके अमाउंट नहीं पता, आप अमाउंट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो वो क्या होगी, क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो केमिस्ट्री में हम यही पढ़ते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम यही पढ़ते हैं कि हमें जो मिक्सचर से सपोज हमारे पास वाटर है, ठीक है। अच्छा जी, हमने चेक करना है कि वाटर जो है वो प्योर है या नहीं है, वाटर में के अंदर कोई पोल्यूशन ऐड तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उस वाटर की एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब हमें पता चल जाएगा कि हमें जो वाटर दिया है उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, इट्स मीन तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। फिर हम ये फाइंड करते हैं उस प्योर वाटर के अंदर कौन कौन सी इम्प्योरिटी कितनी कितनी अमाउंट है, तो वो वापस क्या हो जाएगी, क्वालिटेटिव एनालिसिस हो जाएगी। तो जो हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है वो एक बहुत वसी ब्रांच है और बहुत सारी चीजों के एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी हर चीज की जो प्योरिटी हम चेक करते हैं ना, प्योरिटी, यानी हमें जैसे हम इंडस्ट्री में कोई फूड बना रहे होते हैं तो बनाने के बाद हर चीज की एनालिसिस की जाती है, ठीक है। कि जो सपोज हम जो चीज बनाना चाह रहे हैं, खाने की इंडस्ट्री ने हर चीज में बात कर रही है, ठीक है। कि हम जो चीज बनाना चाह रहे हैं वो हम बना भी सके हैं या नहीं सके, बना सके या नहीं सके, ठीक है। कि हमने यहाँ रिएक्टर मिक्स कर दिए, प्रोडक्ट तो बना दिए, लेकिन वो क्या चीज उतनी प्योर है जितनी हम बनाना चाह रहे हैं,
ये बातें लगती ऐसे हैं सुन के कि वाकई पता नहीं पाकिस्तान में नहीं होता या होता है, लेकिन कई इंडस्ट्रीज फॉलो करती हैं। हर इंडस्ट्रीज में एक एनालिस्ट होता है, साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, जो कि वहाँ जो प्रोडक्ट बन रही होती है उसको एनालाइज करते हैं, लेकिन वो अगेन वेरी करता है। पाकिस्तान में तो कोई रूल फॉलो होता ही नहीं है, बाकी बाकी इंडस्ट्रीज में ये होते हैं, ठीक है। इस तरह जो आप लैब में टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, यूरिन टेस्ट करवाते हैं, तो असल में वो एनालिसिस ही कर रहे होते हैं कि आपके ब्लड के अंदर, जैसे ब्लड टेस्ट में होता है तो ब्लड के अंदर कौन कौन से सेल कितने कितने हैं, ठीक है ना, उसमें आरबीसी कितने हैं, व्हाइट ब्लड सेल कितने हैं, ठीक है। उसके बाद किस में से बेटा किस में इंक्लूड नहीं है ये टॉपिक, व्हाइट ब्लड सेल्स किस में इंक्लूड नहीं है ये टॉपिक, एंड प्लेटलेट्स। तो आप ये बताना चाहिए कि आपकी ब्लड एनालिसिस हम फाइंड करते हैं कि हाँ ब्लड के अंदर ये सेल कितने हैं, व्हाइट ब्लड सेल कितने हैं, प्लेटलेट्स कितने हैं, ब्लड के अंदर वाटर कितना है, ब्लड के अंदर जो है आइंस वो कितने हैं। बेटा मैं तो कोई टॉपिक पढ़ा नहीं रही, मैं तो आपको उसका एनालिटिकल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन बता रही हूँ। इंट्रोडक्शन का मतलब बता रही हूँ कि होता क्या है। अब आपको मैं डायरेक्ट चली जाऊँ स्पेक्ट्रोस्कोपी पे और आप लोगों को यही पता ना हो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में होता क्या है, तो क्या समझ आएगी आप लोगों को। मैं इंट्रोडक्शन बताई एनालिटिकल केमिस्ट्री होती क्या। तो ब्लड को हम जब ब्लड सैंपल टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो ब्लड के अंदर कौन कौन सी कंपोनेंट है हम ये फाइंड करेंगे। तो हम करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। जब हम ये फाइंड करेंगे कि ब्लड के अंदर इस कंपोनेंट कितनी अमाउंट है, वाटर कितनी अमाउंट है, आयरन की कितनी अमाउंट है, दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है ना। तो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रीज में, लैब्स में। इसके अलावा जो लेबोरेटरीज होती हैं स्कूल कॉलेज में, वहाँ साइंटिस्ट काम करते हैं, उनमें मेडिकल लैब जो होती हैं वहां पे इस्तेमाल करते हैं जी। की जो साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट में, वो एनवायरनमेंट की प्योरिटी चेक करने के लिए कि वाटर जो है वो कितना प्योर है, या वाटर में कितनी पोल्यूशन हो चुकी है, एयर में कितनी पोल्यूशन हो चुकी है, एयर का सैंपल लेके उसको चेक करते हैं। मतलब ये जस्ट ऐसी नहीं है कि सिंपल सी छोटी सी ब्रांच है, बहुत बड़ी ब्रांच है और इससे जो है बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। ये कंपोजिशन फाइंड करने के लिए और प्योरिटी वगैरह फाइंड करने के लिए या क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई होप ये वाली बात समझ आ गई होगी आपको, होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब देखिए, अब हम इस चैप्टर में जो है वो पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, मतलब इस बुक में चैप्टर बुक में मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़े। तो हम जो एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करेंगे कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। आपको याद होगा आपने चैप्टर नंबर 15 में जो आपने टेस्ट पढ़े थे उसमें से मैंने बताया था आपको कि हम सिर्फ ये चेक कर सकते हैं कि हमें जो कंपाउंड दिया गया उसमें कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ये काम ये इसमें एलिमेंट्स है या नहीं है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि हम ये नहीं चेक कर सकते, सपोज हमें कोई भी ये व्हाइट कलर कंपाउंड दे दिया गया, अब हम इसको देख के नहीं बता सकते हमारे पास ये अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन है, अल्कोहल है, क्या है, हम इसको देख के नहीं बता सकते। तो डिफरेंट टेस्ट, अब हम आगे पढ़ेंगे, डिफरेंट टेक्निक्स, नोट दैट डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं ये फाइंड करने के लिए कि हम में जो कंपाउंड दिया गया है वो असल में कंपाउंड है क्या। और एक बात बता दो बेटा, आपको याद रखिए, कभी भी हम एक टेक्निक से सब कुछ नहीं बता सकते। ये नहीं कि हम एक टेक्निक अप्लाई की और हम बता दिए कि हाँ ये अल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्कोहल है, ऐसा नहीं होता। 3-4 टेक्निक हम यूज करते हैं, उसके बाद जाकर हमें पता चलता है कि हमें जो कंपाउंड दिए गए वो कौन से, ठीक है। तो हम वो टेक्निक्स पढ़ेंगे जिन टेक्निक्स के जरिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं लैब्स के अंदर कि हमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है असल में वो कंपाउंड कौन सा है। ये बात समझ आ गई बेटा यहाँ तक? कोई इशू किसी का? अभी तक हमने से कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि एनालिटिकल केमिस्ट्री होती क्या है, मेन चीज। जी बेटा समझ आ गया? क्या हो गया बेटा, कोई रिप्लाई तो करे? क्या सारे सोए हुए हैं?
जी इस बात समझ आया? उस्मान, बिस्मा, फातिमा, हसनैन, इबादुर रहमान, इकरा, सुफियान साहब, कुछ समझ आ रहा है किसी को? कोई भी तो, कोई बिल्कुल आप लोग वो सोए हुए हैं। चलें, इसके बाद क्या है? मॉडर्न मेथड्स ऑफ एनालिसिस। इट्स अप टू यू बेटा, जो मर्जी करें। ओके जी जी, शुक्र है जाग गए बेटा आप लोग। अच्छा उसके बाद क्या है? अगर एक बच्चे का नाम लेके बात ना करो तो बाकी लगता हमें तो कोई बुला ही रहा है, कोई बच्चा समझता हमें तो कोई बुला नहीं रहा ना, कोई और रिप्लाई कर देगा। चले अब हम सुबह हमारा टॉपिक जो है वो मेन जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है। पहले टॉपिक दिया वो आपको जो है वो क्लासिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं। क्लासिकल मतलब ओल्ड मेथड एनालिसिस था, वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, उसके बाद टॉपिक हमारा है मॉडर्न मेथड ऑफ एनालिसिस। यहाँ से आपका जो है ये चैप्टर शुरू हो, यानी आपका टॉपिक सिलेबस में इंक्लूड है। अब वही बात है कि हम डिफरेंट यहाँ मेथड पढ़ने हैं एनालिसिस के, कि हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, हमने मॉडर्न मेथड पढ़ने हैं। अब मॉडर्न मेथड में जो मेथड इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? मैं यहाँ लिख लूं, इंटरेक्शन ऑफ बेटा खैर तो सोई भी आप लोग जब जाग अभी जाग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, इट्स ऑलमोस्ट 20 मिनट्स होने वाले हैं कि आप लोग भी तो क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। इंटरेक्शन ऑफ electromagnetic radiations with matter। ठीक है, तो इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। भाई बहुत आपको मैंने दे दी एडवांटेज, अब मैं दोबारा किसी को ज्वाइन नहीं करूंगी, किसी को ऐड नहीं करूंगी, बैठे रहे। बेटा मैं अब क्या आप लोगों को स्टार पेपर लिख के दूं? नहीं आएगा सेंड अप में, बता जो नहीं हूँ, बार बार नहीं आएगा, नहीं आएगा सेंड अप में। इतने तो हम लोग भी नहीं है कि जी आज पढ़ा रहे हो आपको सेंड अप में दे दें। हमें पता है हमारे बच्चे इतने नहीं जो हैं वो मेहनती हैं कि आज पढ़ा रहे और सेंड अप में शामिल हो याद कर लेंगे। पिछले भी आप लोग तो याद नहीं किया होगा, तो मुझे पूरा यकीन है। अच्छा अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है बेटा, हम सब ये पढ़ना है बेटा, सिलेबस कम नहीं हो सकता। हाँ अगर दोबारा कहा सिलेबस नया ऐड कर दूंगी मैं, कम नहीं हो सकता। मैं बार बार सिलेबस कम हो ही नहीं सकता। आप लोग बेटा इतने महीने के बाद सेंड अप, ये सेंड अप आप लोग होने थे दिसंबर में, दिसंबर के बाद दिसंबर भी आपको निकल चला गया, उसके बाद जनवरी के एंड, जनवरी के मिड में हो रहे हैं आपके सिलेबस, मिड से ज्यादा ही हो गए। अभी भी आप लोगों की तैयारी नहीं है। 15 दिन मिलने आप लोगों को छुट्टियों में, आपने क्या किया है? 25 से आप लोगों को छुट्टियां हुई हैं, 25 दिसंबर से 6 दिन वो उस महीने के भी, और 26 चल 5 उस महीने के, और बाकी 10 दिन इस महीने के। और अभी भी आप लोगों को टाइम है, अभी से सुबह क्लास लेनी होती है आप लोगों ने, और अभी भी आप लोगों का ये रिस्पॉन्स है। चलें भाई बहुत टाइम आए और करें आप लोग। इसमें क्या पढ़ना है हम लोगों ने? सबसे पहला पढ़ना है बेटा, पहले देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ये सेट ऑफ रेडिएशन, सेट ऑफ रेडिएशन मतलब क्या है, इसमें बहुत सारी डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट एनर्जी वाली वेव्स शामिल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर। अब कौन कौन सी है मैं यहाँ लिखती हूँ। इनके अंदर है GCXUVIMR, गैक्सो वाइमर। ये एक आप हिंट है याद करने के लिए, इसके अंदर कौन कौन सी रेडिएशन है, रेडिएशन को तरतीब से याद करने के लिए से याद कर लें। गैक्सो GCXU, गैक्सो वाइमर, VIMR, गैक्सो वाइमर। अब गैक्सो से क्या होता है, मैं सब रेडिएशन लिख रही हूँ। G स्टैंड फॉर द गैमा रेज, ठीक है। C स्टैंड फॉर द कॉस्मिक रेज,
cosmic rays. X stand for the X-rays. U stand for the ultra, UV दोनों पूरा है, अल्ट्रा सॉरी यू से अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट. V stand for the visible. चले बाकी पढ़ लेते हैं. I stand for the infrared. M stand for the magnetic rays. सॉरी मैग्नेटिक नहीं होता, माइक्रोवेव. क्या हो गया मुझे? M stand for the microwave. माइक्रोवेव रेज, जो माइक्रोवेव में यूज करते हैं वो माइक्रोवेव रेज होती हैं. R stand for the रेडियो वेव्स. R stand for the रेडियो वेव्स. ठीक है, तो ये आपको याद करनी होंगी. ये मतलब इसे आपकी समझने के लिए, क्योंकि आगे इनको आप नाम सुनेंगे. तो हमारे पास ये अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या, ये पूरे होल सेट ऑफ रेडिएशंस है. इसमें डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट वेवलेंथ की जो है वो रेज शामिल है. ठीक है, अगर हम एनर्जी और रेज के वेवलेंथ की बात करते हैं, तो जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस इज लेफ्ट टू राइट. ठीक है, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इनकी वेवलेंथ इंक्रीज होती है. क्या बोला मैंने? वेवलेंथ इंक्रीज होती है. मैंने साथ में लिख दी है. ठीक है, और जो इनकी एनर्जी है, ऐसे इनकी एनर्जी क्या होती है, वो डिक्रीज होती है. एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है. वेवलेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती है. एनर्जी क्या होती है? इनकी डिक्रीज होती है. ठीक है, इस गैमा रेज का मतलब क्या है? जो गैमा रेज हैं सबसे ज्यादा हाई एनर्जी वाली और सबसे छोटी वेवलेंथ वाली है. फिर कॉस्मिक रेज की क्या है? एनर्जी जो है वो गैमा रेज से क्या है? कम है, और इसकी वेवलेंथ के गैमा रेज से क्या है? ज्यादा है. ठीक है, तो हम जब मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो क्या होगा? इनकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है और वेवलेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज होती है. आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में कि वेवलेंथ का एनर्जी का आपस में इनवर्सली रिलेशनशिप है. ठीक है, एनर्जी क्या होती है? वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है. बेटा सैटरडे आएगा, देखा जाए, फिर अभी पढ़ लें. ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पे, अब मैंने आपको ये बता चुकी हूँ, ये वाली बात याद रखें. अब देखें इसमें होता क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी में. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं हम उनको डालते हैं, उन रेडिएशंस को डालते हैं. अब जाहिर है इन रेडिएशन में तमाम रेडिएशन इस्तेमाल नहीं होगी. ये नहीं होगा कि आपने एक एलिमेंट में तमाम रेडिएशन डाल दी, नहीं. इनमें से कुछ स्पेसिफिक रेडिएशन डालते हैं, वो आगे टाइप पे डिपेंड करे. ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हम डालते हैं, किसके ऊपर डालते हैं? मैटर. मैटर क्या है? हम जिस चीज को स्टडी कर रहे हैं, हमें जो सैंपल दिया गया है वो है मैटर. ठीक है, अब हमने ये स्टडी करना है कि हमें जो सैंपल दिया गया है, जो मैटर हमारे पास, उसके अंदर वो कौन सा कंपाउंड है. ठीक है, उसके अंदर कौन सा बॉन्ड है, उसके अंदर आयनिक सॉरी उसके अंदर कौन सा बॉन्ड, उसके अंदर कौन से एलिमेंट हैं, वो अल्कोहल है, कीटोन है, फिनोल है, कौन सा कंपाउंड है. ठीक है, वो डबल बॉन्ड इसमें है या नहीं है. तो हम तमाम चीजें फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंटरेक्ट करवाते हैं मैटर के साथ. अब देखिए जो रेडिएशन है इसके पास क्या होती है? एनर्जी होती है. ठीक है, ये अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करती हैं और मैटर के अंदर कोई ना कोई चेंज लेकर आती हैं. ठीक है, उससे हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये इस मैटर के अंदर जो है वो कौन सा बॉन्ड है. अब आपको मैं इसको जब डिटेल पढ़ेंगे हम वन बाय वन, तो हम डिफरेंट टेक्निक डिस्कस करेंगे. जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी भी एक पूरी ब्रांच है. इसके अंदर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है, NMR आती है, MS आती है. तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक पूरी ब्रांच है. ठीक है, कि हम जनरल पर स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लेते हैं. ठीक है, इसको हम लोग EMR बोलते हैं. EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. हम EMR लेते हैं, हम उसको इंटरेक्ट करवाते हैं मैटर के साथ जिसको हम स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, उससे इंटरेक्ट करवाते हैं और हम जो है वो अब जो रेडिएशंस हैं वो अपनी एनर्जी की वजह से उसके अंदर कोई ना कोई चेंज लेकर आएंगे. ठीक है, अब चेंज क्या क्या होता है? चेंज क्या होता है? या तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा देंगी. ठीक है, एक ये चेंज होता है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करवा दिया? एक्साइट करवा दिया. ठीक है, सेकेंडली क्या होता है कि वो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको एक्साइट करवाती है. किसके इलेक्ट्रॉन को? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्ड. अब ये हम आगे पढ़ेंगे तब इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड को एक्साइट करवा देते हैं. ठीक है, इसके अलावा वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की स्पिन चेंज कर देते हैं. प्रोटॉन की स्पिन
फोटॉन्स मीन चेंजेस, ठीक है। तो ये डिफरेंट काम कर सकती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैं अब आके बताती हूँ कौन सी रेडिएशन कौन सा काम है, ठीक है। अच्छा, अब जो हम रेडिएशन इस्तेमाल करते हैं मोस्टली स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो हम इस्तेमाल करते हैं एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, सॉरी एक्सरे इस्तेमाल नहीं करते, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, 3 इस्तेमाल करते हैं, यूवीआई। अब वजह क्या होती है, जो गैक्सो और कॉस्मिक रेज हैं और एक्स रेज हैं, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। एक्स रेज भी इस्तेमाल होती है बॉन्ड लेंथ फाइंड करने में, लेकिन जो कॉस्मिक और गामा रेज होती हैं, इनको हम जो है वो लैब में या स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ये कंपाउंड को तोड़ देती हैं। हम जो मैटर को जो स्टडी करते हैं उस कंपाउंड को तोड़ देती हैं, तो हमें पता नहीं चलता हमारा कंपाउंड, हमारी जो हम चीज पढ़ा है वो चीज पढ़ नहीं सकते, कंपाउंड टूट जाता है। और जो बाकी रेज है माइक्रोवेव और ये रेडियो वेव्स हैं, इनके पास एनर्जी कम होती है, इतनी कम एनर्जी होती है कि ये कंपाउंड से जब इंटरेक्ट करती हैं तो कोई चेंज नहीं लेकर आती वहां पे, इसलिए हम इनको इस्तेमाल नहीं करते। मोस्टली क्या इस्तेमाल होती हैं, यू, वी और आई, अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ तक मैंने पढ़ा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या, ठीक है। हम टकराते हैं या इंटरेक्ट करवाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ईएमआर को विद मैटर, मैटर जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो अपनी एनर्जी की वजह से कोई ना कोई चेंज लेकर आएंगे। बता रही हूँ क्या क्या चेंज ले ला सकती है मैटर के अंदर, या तो उसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा देंगी, या बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा देंगी, या इलेक्ट्रोडोन की स्पिन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे, तो बहुत सारे काम कर सकती हैं ये रेडिएशंस। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी था। अब एक और हमने आगे पढ़ना है, वो ये पढ़ना है हम लोगों ने, अब बल्कि आप खुद स्टडी कर लीजिएगा, बहुत आसान है। जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, आपको पता है रेडिएशन को डिफरेंट लिहाज से पढ़ते हैं। हम रेडिएशंस को वेवलेंथ के लिहाज से पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी के लिहाज से, वेव नंबर के लिहाज से, एनर्जी के लिहाज से, मैंने आपको पहले बताया था। ये सारे फैक्टर्स होते हैं कि हम लोग जो है एक वेवलेंथ को किसी भी लिहाज, एक वेव किसी लिहाज से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ मैं टाइम लग गया उसको मैं, और जो मैंने लिखा है ये गैक्सो वाइमर वाला, ये आपने लाजमी ये इस तरह से याद रखना था, आपको जो सारी वेव्स याद रहेंगी और इनका सीक्वेंस भी याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले सॉरी एक चीज गलती हो गई है, ये जी नहीं पहले आता, पहले सी आता है गैक्सो में, GCXU। सॉरी मैं आई थिंक मैंने जी पहले दिया, सी बाद दे दी, मुझे भी याद है। पहले सी आता है, CGXUVIMR, नाम वही है, सी पहले आता है, जी बाद में आता है, पहले कॉस्मिक आता है फिर गैमा आता है। गैक्सो वैसे पढ़ते गैक्सो वाइमर ही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, मैंने बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR को हम लोग डिफरेंट लिहाज से एक्सप्लेन। सबसे पहले वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है, जल्दी पढ़ते हैं क्योंकि आपने फिजिक्स में पढ़ा, वेवलेंथ क्या होता है, जी शाबाश, कोई भी नहीं बोलेगा, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और ट्रफ, ठीक है ना। जैसे हम अगर ये वेव बना रहे हैं, तो वेव के जो हायर पॉइंट होते हैं उन्हें हम क्रस्ट कहते हैं, और जो लोअर पॉइंट होते हैं उन्हें हम ट्रफ कहते हैं, ठीक है। तो दो ट्रफ के दरमियान डिफरेंस, ये दो ट्रफ के दरमियान, ठीक है, दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान, जिसको हम कहते हैं वेव लेंथ, क्या कहते हैं, हम कहते हैं वेव लेंथ कहते हैं, ठीक है। अब मैंने बता चुकी हूँ कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कॉस्मिक से GCXUV, यहाँ जब मूव करेंगे हम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो हमने कहा है कि हमारे पास जो वेव लेंथ होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। वेव लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, इसका मतलब है कि इसकी वेव लेंथ स्मॉल होगी, इसकी वेव लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसके वेव लेंथ को हम डिफरेंट यूनिट में, अब देखिए ये भी लेंथ है बिटवीन टू क्रस्ट एंड टू ट्रफ, तो आई थिंक लेंथ ही बनती है ये। तो हम लेंथ को पता है आपको यूज करते हैं डिफरेंट, जैसे लेंथ के इस्तेमाल करते हैं मीटर, लेकिन मीटर इस्तेमाल होता है बड़े
बड़ी लेंथ के लिए। अब हमारे पास अगेन आपको वेव्स नजर नहीं आती, ठीक है, इनके दरमियान ये डिस्टेंस क्रस्ट कट ऑफ का बहुत कम होता है। तो जो हम इस्तेमाल करते हैं इस यहाँ पे, वो हम इस्तेमाल करते हैं, यूनिट का इस्तेमाल करते हैं नैनोमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, इसके अलावा पिकोमीटर इस्तेमाल करते हैं हम लोग, पीएम। नैनो क्या होता है? 10 रेज़ टू पावर क्या होता है? 10 रेज़ टू पावर -9, माइक्रो 10 रेज़ टू पावर -6, मिली 10 रेज़ टू पावर -3, पिको 10 रेज़ टू पावर -12, ठीक है, 7 मीटर लगा दें। तो हमारे पास ये यूनिट इस्तेमाल करते हैं लेंथ के लिए। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी। हम वेव को एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेवलेंथ, एंड सेकंड फैक्टर इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट पर टाइम कह दें या पर सेकेंड, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, ये क्या मतलब होती है? फ्रीक्वेंसी। अब आप कैसे समझ आएगा? सपोज करें हमारे पास जो है वो दो डिफरेंट वेव लेंथ की हम लोग वेव ले लेते हैं, ठीक है। अब ये समझे आप 1 सेकंड का टाइम है, अगर हम टाइम ड्रॉ नहीं कर सकते, समझाने के लिए बनाए, ठीक है। अब हमारे पास एक ऐसी वेव है जिसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, जिसकी क्या है? वेवलेंथ बहुत छोटी है। चलो हम इतनी सी वेव ले लेते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास ऐसी वेव है जिसकी वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है, ठीक है। अब देखें, अब हम दोनों वेव्स पास करेंगे एक पॉइंट में से 1 सेकंड के लिए। हमने ये नोट करना है कि 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स पास होती हैं, ठीक है। अब देखें हमारे पास क्या है, जो इसकी वेवलेंथ कम होगी, ज्यादा वेव्स पास हो जाएंगी 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, कम वेव्स पास होंगी। आप समझे कि 1 सेकंड में इतना एरिया पास हो सकता है इस जगह से, ठीक है, और यहाँ पे 1 सेकंड में इतना एरिया पास हो सकता है इस वेव का, लेकिन इसके अंदर वेवलेंथ ज्यादा है, इसके अंदर वेवलेंथ क्या, सॉरी, इसके अंदर वेव नंबर ज्यादा है, वेव ज्यादा, इसके अंदर क्या, नंबर ऑफ वेव ज्यादा है, यहाँ नंबर ऑफ वेव्स क्या कम है। यहाँ आप समझ लें कि 3 वेव्स होगी ऑलमोस्ट, यहाँ समझो 1 वेव होगी, ठीक है। तो जब वेवलेंथ स्मॉल होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा, नंबर ऑफ वेव्स क्या होंगी? ज्यादा होंगी। जब वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। यहाँ हम कहते पढ़ते हैं हम लोग ये चीज, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। ये आपने पढ़ा है, क्यों पढ़ा? ये अब यहाँ साबित हो गया कि वेवलेंथ क्या होगी? स्मॉल होगी तो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स पर टाइम क्या होंगी? ज्यादा होंगी। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो 1 सेकंड में पास होने वाली वेव्स भी क्या होंगी? कम होगी, यानी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी यूनिट इस्तेमाल करते हैं, बस वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, साइकिल्स पर सेकंड, ठीक है, कि 1 सेकंड में कितनी वेव है, कितने साइकिल में, इस वेव को हम 1 साइकिल कह रहे हैं, तो 1 सेकंड में कितनी वेव, कितने साइकिल पास हो रहे हैं, या इसकी यूनिट होता है हर्ट्ज होता है, जिसको हम शो करते हैं HZ कैपिटल हर्ट्ज में, और साइकिल पर सेकंड हम जो है वो शो करते हैं CPS, साइकिल पर सेकंड। तो ये दो डिफरेंट यूनिट्स हैं फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? वेव नंबर। अब फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर काफी हद तक मैच करते हैं। पहली बात तो मुझे ये चीज पढ़नी नहीं चाहिए थी, इतने बच्चे नहीं, आप लोग 9th में और फर्स्ट सेकंड में आप पढ़ के आए, और फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक था हमारे पास, ये फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर वाला, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में था, आई थिंक, या चैप्टर 3 में था, ठीक है। वहां हमारी फ्रीक्वेंसी वेव नंबर आया था, और फिजिक्स में आप तो पढ़ते ही आते हैं। उसके बाद वेव नंबर क्या होता है? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है? वेव नंबर। अब वेव नंबर हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स, देखिए ये भी सेम था, फर्क है, देखिए नंबर ऑफ वेव्स पर टाइम था, ये क्या है? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर यूनिट लेंथ। इसका भी सेम वही क्राइटेरिया होगा जो इसका होगा।
अब देखें लेंथ किल के, सपोज करते हैं आपने जी 2 लेंथ फिक्स कर लिया, आप कहते हैं जी ये मेरी 1 मीटर लेंथ है, समझाने के लिए कह रही हूँ, ये क्या हमारे पास 1 मीटर लेंथ है। आप 2 वेव्स पास कर रहे हैं, ठीक है। अब आप कहते हैं जिसकी वेव की वेवलेंथ स्मॉल होगी उसकी वेव नंबर क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। यानी उस जगह से ज्यादा वेव हो जाएंगी 1 मीटर के अंदर से, यानी उस पर यूनिट लाइन ज्यादा वेव हो जाएंगी। अब जिसकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, ये जिसकी लेंथ क्या है, ज्यादा है, उस 1 मीटर की लेंथ से कम वेव गुजरेंगी। क्यों? क्योंकि उनकी वेवलेंथ क्या ज्यादा थी, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो उनका वेव नंबर क्या होगा, स्मॉल होगा। वेव नंबर को हम शो करते हैं न्यू बार से, ठीक है, शो करते हैं न्यू बार से शो करते हैं, यानी वेव नंबर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं न्यू, एंड वेव नंबर वेव फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं न्यू, और वेव नंबर के इस्तेमाल करते हैं हम लोग न्यू बार, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं हम लोग कि हमारे पास जो न्यू बार है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है वेव लेंथ के, सॉरी वेव लेंथ नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शन है फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आप कह दें या फ्रीक्वेंसी नहीं कहते, फ्रीक्वेंसी बल्कि प्रोपोर्शन हमारे पास वेव लेंथ के, हाँ ये सही है। देखिए वेव लेंथ स्मॉल है तो वेव नंबर क्या है, ज्यादा है, नंबर ऑफ वेव्स क्या ज्यादा पास हो रही है। वेव लेंथ क्या है, लार्ज है, ये वेवलेंथ क्या है, लार्ज है हमारे पास, ये देखें ये वेवलेंथ स्मॉल है और ये वेवलेंथ क्या है, लार्ज है, ठीक है। तो वहां पे वेवलेंथ स्मॉल थी तो हमने क्या कहा है कि वेवलेंथ स्मॉल है तो नंबर ऑफ वेव्स क्या वहां पे ज्यादा है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, नीचे वाले केस में वेवलेंथ क्या थी हमारे पास, ज्यादा थी, तो नंबर ऑफ वेव्स वहां पे क्या है, कम है। इसका मतलब क्या है, वेव नंबर और वेवलेंथ आपस में क्या है, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एनर्जी है। एनर्जी क्या है हमारे पास कि जितनी वेव ज्यादा होंगी बेटा उतनी एनर्जी क्या होगी, क्योंकि हर वेव के पास एनर्जी होती है, तो जितनी वेव ज्यादा होंगी उतनी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब आपको पता है शुरू स्टार्ट से कॉस्मिक से लेकर कॉस्मिक के पास कॉस्मिक की वेव स्मॉल है, बता चुकी हूँ मैं, बार बार इसलिए बता रही हूँ कि आपने बात याद रखनी है, ठीक है। बता चुकी हूँ कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वेवलेंथ क्या होती है हमारे पास, इंक्रीज होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कॉस्मिक के पास वेव ज्यादा होंगी या वेवलेंथ कम है उसकी वेव ज्यादा है, ऐसे आप मैं समझाने के लिए बना रही हूँ। और आप समझे कि रेडियो वेव्स के पास क्या है, रेज की वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेव्स क्या होती है, कम होती है वहां पे, जितनी वेवलेंथ जितनी नंबर ऑफ वेव ज्यादा होंगी, जितनी नंबर ऑफ वेव ज्यादा होंगी उतनी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब है कॉस्मिक के पास एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर रेज, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो एनर्जी के इस्तेमाल करते हैं मिनट वो क्या होता है, जाउल होता है। आगे बात समझ, बस ये हमारे पास जनरल कुछ टर्म थी जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर ली है। उसके बाद प्रिंसिपल है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, बेटा यहाँ क्वेश्चन किसी के है पूछ ले। कोई क्वेश्चन है किसी का, मैसेज करें, मैं इसको माइक ऑन कर देती हूँ। बस फिर आगे नहीं पड़ता क्योंकि 3 मिनट से आगे टॉपिक हमारे ऐसे रह जाएगा दरमियान में, फिर आप शो मचा देते हैं कि मैंने नेक्स्ट क्लास का लिंक आ गया। कोई क्वेश्चन नहीं किसी का भी? जी जी लॉन्ग इसमें हम आगे पढ़ेंगे एनएमआर टेक्निक, एमएस टेक्निक और आईआरयूवी टेक्निक, वो चारों बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक लाजमी आता है लॉन्ग में, स्पेशली एमएस और एनएमआर में से एक लाजमी आता है। और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से जो प्रिंसिपल वो भी कल पढ़ेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत दफा आ चुके हैं, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा वो इतना कोई मतलब उसमें नई चीज नहीं थी, वो सारा इंट्रोडक्शन ही था, ठीक है। तो सारे कंसेप्ट वही जो पहले आपने यूज किए, जो मेन कंसेप्ट है हमारे जो चैप्टर के नए हैं वो हम इंशाल्लाह कल से पढ़ेंगे।
बेटा MS टेक्निक और NMR पढ़ेंगे हम आगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। UV IR, ये 4 टेक्निक्स हैं, चारों बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन MS और NMR बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा पढ़ेंगे, सप्ताह दूंगी साथ साथ, मैं आपको सप्ताहती भी हूँ, लेकिन आप लोग वो अलग बात है, भूल जाते हैं। चलिए भी क्लास एंड करते हैं, 2 मिनट ही रह गए। किसी कोई क्वेश्चन नहीं है? रिकॉर्डिंग बंद कर दें।